अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। पहला टॉपिक द डिप्लोमेट की रिपोर्ट है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि चाइना J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को नहीं देगा। सॉर्ट ऑफ ये जो डील है पाकिस्तान के लिए वो रिजेक्ट हो चुकी है। ये बात भी एक चाइनीज एनालिस्ट ने की है। इसकी रियलिटी को समझेंगे, इसकी हकीकत को समझेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से लिंक एक अकाउंट का ये क्लेम है जो नून लीग की गवर्नमेंट बहरहाल चल रही है कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है टर्किश ओमतास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में। तो इसकी क्या जरूरत है जब ऑलरेडी पाकिस्तान के पास बख्तर शिकन मिसाइल है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं जो क्लेम करता है व्हाई चाइना विल नॉट सेल 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान। ये आर्टिकल लिखा है यांग याओतोंग ने, जो चाइना बोर्न एक जर्नलिस्ट है, और इनके मुताबिक कई ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर चाइना अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो पाकिस्तान को देने नहीं वाला। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और खड़ी हो जाएंगी, बिकॉज फ्यूचर में इंडिया बड़ी तादाद में रफाल ले रहा है। लेट्स सपोज रशिया से Su-57 भी आते हैं तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो सकता है। लेकिन यह आम चीज ये है कि जो मल्टीपल इस तरह के चाइनीज बोर्न ऑफिशियल्स होते हैं, जो अक्सर औकात जिन्हें वेस्टर्न कंट्रीज जर्नलिस्ट के तौर पर या एनालिस्ट के तौर पर प्रेजेंट करती हैं, उनकी रियलिटी क्या होती है कि वो चाइना से आते हैं पढ़ाई के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में। लेट्स सपोज यूके में गए, स्पेन में गए, फ्रांस में गए, देन वो आगे अमेरिका में गए, फिर उन्हें वहां की नेशनलिटी मिल जाती है। होते वो चाइनीज बोर्न है, लेकिन वो अपनी ज्यादातर जिंदगी फिर इन्हीं मुल्कों में गुजारते हैं, वापस वो चाइना नहीं जाते। तो उनकी मेंटेलिटी, उनकी आइडियोलॉजी फिर प्रो अमेरिका बन जाती है या प्रो वेस्ट बन जाती है और एंटी चाइना। पहली चीज लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए, कोई चाइनीज नाम लिख के कोई चीज लिख दे उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा चाइनीज ही है। उसके बाद इस चाइनीज एनालिस्ट के मुताबिक बीजिंग अप्रूव करने के लिए तैयार नहीं है J-35 की डील को। नियर फ्यूचर में आने वाले 7-8 सालों में हो सकता है कि चाइना अप्रूव कर दे और उसके बाद पाकिस्तान को J-35 मिल जाए, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान के पास बजट इतना ज्यादा नहीं है कि वो J-35 को खरीद सके, और दूसरी चीज कि अगर चाइना पाकिस्तान को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देगा तो खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। चाइना वो चीज नहीं करना चाहता। यहाँ मैं दोनों चीजों को आंसर करता चलूं। पहली चीज, जहां तक बजट की बात है तो J-35 के लिए एकदम से पाकिस्तान ने बजट रिलीज नहीं करना। J-35 को लेकर जो नेगोशिएशंस हैं वो 2023 से प्रॉपर वो उसके लिए काम स्टार्ट हो चुका था। बातचीत तो इससे पहले ही चल रही थी। 2024 में एक पाकिस्तान एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन पर फीचर की गई वीडियो में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-35 की इंडक्शन के लिए जो ग्राउंड वर्क है या बेसिक आप होमवर्क समझ लें वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीजें तब से स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरी चीज ये है, जहां तक बात है बैलेंस ऑफ पावर को शैटर करने की, तो अगर बैलेंस ऑफ पावर को ही मेंटेन रखना होता तो चाइना पाकिस्तान को PL-15 ना देता, बिकॉज PL-15 आने के बाद पाकिस्तान के पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ रही थी, और स्टिल चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 दिए। इट मींस कि चाइना चाहता था कि पाकिस्तान डोमिनेट करे इंडिया को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, ताकि पूरी दुनिया में ये मिथ टूट जाए कि इंडिया कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, और इंडिया को जो मुल्क चाइना के खिलाफ तैयार कर रहे हैं वो भी अपनी इंडिया को फंडिंग बंद कर दें। और पाकिस्तान ने जब से इंडिया की धुलाई की मई 2025 में, वैसा हो भी गया। अमेरिका इससे पहले जो इंडिया की फंडिंग कर रहा था पोटेंशियली उसे चाइना के खिलाफ तैयार करने के लिए, वैसा अब नहीं है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया देख चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान को सही तरीके से कम्पीट नहीं कर सका, तो चाइना को डोमिनेट करना बहुत दूर की बात है, और वो इंडिया नहीं कर सकता, ना इंडिया की औकात है। तो ये दो चीजें यहाँ क्लियर होनी चाहिए। फिर तीसरी बात यहाँ ये की गई है कि इस US रिपोर्ट द डिप्लोमेट में भी ये चीज कंफर्म की गई है कि पाकिस्तान न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज में था मई 2025 के क्लैशेस में। स्टिल पाकिस्तान ने इंडिया के एटलीस्ट 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट क्लेम करती है। बहरहाल उससे आगे चलें तो यही एनालिस्ट क्लेम करता है कि पाकिस्तान के पास चूंकि 75 अमेरिकन मेड F-16s हैं और अमेरिकन टेक्नीशियंस पाकिस्तानी बेसिस पर मौजूद होते हैं, तो उनके मौजूद होते हुए चाइना अपने J-35 नहीं देगा। कॉमन सेंस की बात है। इस एनालिस्ट को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इन्हीं US टेक्नीशियंस और F-16s के होते हुए चाइना ने PL-15 भी पाकिस्तान को दिए और J-10C भी दिए, तब चाइना को कोई एतराज नहीं था, तो वो J-35 क्यों रोकेंगे? और ऑलरेडी जब पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म कर चुकी है, चाइनीज स्टेट ओन्ड मीडिया पर J-35 के एक्सपोर्ट वेरिएंट की वीडियोस रिलीज की जा चुकी हैं,
तो ऐसे वक्त में डिप्लोमेट का ये आर्टिकल इंडियंस को थोड़ी सी खुशी दिला सकता है, थोड़ा सा वो डिल्यूजन में जी लेंगे, या डिप्लोमेट का ये आर्टिकल ज्यादा रेटिंग गेन कर लेगा जस्ट एज, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बात है और कंट्रोवर्सी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत फैलती है। तो J-35 का जहां तक बात है कि जी पाकिस्तान के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं, ये मैंने तीनों फैक्ट्स आपके सामने एक्सप्लेन किए। फिर जो क्लेम्स इनकी तरफ से किए जा रहे थे, 3 बड़े क्लेम्स, उनको मैंने काउंटर भी किया है फैक्ट्स के साथ। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि J-35 जब आएंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रही है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चाइना ने उनको रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान के लिए या उनकी सेल्स को डिले कर दिया है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दोस्तों, ये जो ट्वीट आप जिस जर्नलिस्ट की देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा क्लोज है मौजूदा गवर्नमेंट के, और इन्होंने क्लेम किया है कि ओमतास मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान एक्वायर कर सकता है और पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड है। ओमतास बेसिकली रॉकेटस्तान की तरफ से तैयार करदा एक मीडियम रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसे टर्किश आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त इंडक्ट कर चुकी है। खासतौर पर इसे डिजाइन किया गया है मॉडर्न टैंक्स के खिलाफ जो ERA यानी कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यूज करते हैं। नॉर्मल आर्मर के खिलाफ जो पुरानी इवन एंटी टैंक मिसाइल्स हैं वो काम करती हैं, बट जहां बात आती है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर की, वहां एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर मिल रही होती है एक मेन बैटल टैंक को, जिसकी वजह से पुराने एंटी टैंक मिसाइल्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तुर्किया की जो ओमतास एंटी टैंक मिसाइल है, इसका मैक्सिमम वेट होता है 35 किलोग्राम होता है और लॉन्च ट्यूब का वेट तकरीबन 16 किलोग्राम। इसके लिए आपको एक प्रॉपर पॉड मिलता है, इसके लिए एक सेपरेट बेस होती है जिस पर इसे इंटीग्रेट किया जाता है, मिसाइल को फिट किया जाता है और देन फायर किया जाता है, और मैक्सिमम ये रेंज प्रोवाइड करता है 4 किलोमीटर की। और इसकी जो गाइडेंस मैकेनिज्म है, ये इंफ्रारेड सीकर को यूज करता है फायर एंड फॉरगेट मेथड को यूज करते हुए। यानी कि जो पाकिस्तान का जैसे मौजूदा बख्तर शिकन मिसाइल है, तो जब इसे फायर किया जाता है, और इसी तरह जैसे टॉ मिसाइल है, तो ये वायर गाइडेड मिसाइल है। मिसाइल फायर होने के साथ इनके पीछे एक तार सी एक्सटेंड होती जाती है, वो तार बेसिकली इसकी कम्युनिकेशन का जरिया होती है, और ऑपरेटर इसी तार के थ्रू या इसी वायर के थ्रू सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है मिसाइल को, ताकि वो अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सके, अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सके। लेकिन अगर लेट्स सपोज किसी जंगली एरिया में यही तार किसी दरख्त में फंस जाती है, तो वो मिसाइल जाया हो सकता है। तो जो मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल्स आ रहे हैं, इनमें फायर एंड फॉरगेट, जिनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो कंट्रोलर है या मिसाइल फायर करने वाला पर्सनल है, वो इन्हें ना सिर्फ गाइड कर सकता है, बल्कि इनको मिड कोर्स गाइडेंस के थ्रू इनकी पोजीशन वगैरह, इनकी ट्रेजेक्टरी को भी चेंज कर सकता है। और एज यूजुअल एंटी टैंक मिसाइल्स की तरह ही इसमें टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड यूज किया जाता है। इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी 2007 से 8 के दरमियान, और इनिशियल टेस्ट इसके 2010 से स्टार्ट हो चुके थे। 2020 में टर्किश आर्म फोर्सेज ने इसे इंडक्ट कर लिया। अब फिलहाल क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी इसमें इंटरेस्टेड है। अब ये क्लेम इस लिहाज से भी अहमियत इख्तियार कर जाता है कि रिसेंटली तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी तुर्की से होकर आए हैं, और तुर्की बाय द वे इस मामले में पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान उनसे TOT भी लेना चाहे तो पाकिस्तान ले, पाकिस्तान ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करना चाहे तो पाकिस्तान करे, बिकॉज तुर्की इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ऐसे कंट्रीज को अपना इक्विपमेंट बेचें जो कहीं ना कहीं इसको जंग में यूज करें, और उससे तुर्किया के इन वेपन सिस्टम्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब से पाकिस्तान ने J-10C और PL-15 का यूज करते हुए इंडिया के एयरक्राफ्ट गिराए, तब से उसकी मार्केट कई गुना बढ़ गई। अब कई कंट्रीज हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। और ओमतास में अच्छी चीज ये है कि ये स्पाइक MR जो इजरायली मेड है और US जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल दोनों से तकरीबन 2 गुना ज्यादा रेंज देता है। यानी कि ये स्पाइक और जेवलिन की जो मैक्सिमम रेंज है वो 2.5 किलोमीटर है, और ओमतास की मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर है। बहरहाल ये रेंज के मामले में कम्पीट करता है या एक लेवल पर ही आता है बख्तर शिकन के 4 किलोमीटर की अगर रेंज को देखा जाए, बट स्टिल फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म और IR गाइडेंस के मामले में ये ज्यादा सुपीरियर है पाकिस्तान के पुराने बख्तर शिकन एंटी टैंक मिसाइल से। तो अगर पाकिस्तान इसको एक्वायर करता है, अभी तो फिलहाल निगोशिएशन चल रही हैं, अगर फ्यूचर में पाकिस्तान इसको एक्वायर करता है और इसकी TOT पाकिस्तान के पास आती है, तो एक अच्छा वेपन सिस्टम होगा। एक तो ये लाइट वेट है पुराने ATGM के मुकाबले में, दूसरा फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म के तहत इसे गाइडेंस प्रोवाइड करना आसान है, और इवन इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है टैंक्स की एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स के खिलाफ। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।